इस समय हम चलते हैं विकास जी के पास। विकास ग्रोवर, क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि अभी जो है थर्ड वेव बहुत ज्यादा घातक होगी और कौन से महीने से लेके कब तक रहेगी? विकास जी, ज्योतिष के हिसाब से हमारे भारत की कुंडली क्या बोलती है, कितना खतरा मंडरा रहा है अभी? निशाना जी, ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो पहले तो ये समझना होगा कि ये विषाणु आता कहाँ से। हजारों सालों से अगर आप रिसर्च करें, देखें, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे जो डीएनए धरती पे अवेलेबल है, उनके बाद से क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं या निकल के आती हैं कि ये अलग से जीन्स निकल के आते हैं जिनको हमारे माइंड से समझना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च देखें तो जब जब ये वायरस या विषाणु पनपते हैं तो उस समय परिस्थितियां जो होती हैं वो प्लैनेटरी अलग तरह से बनती है। अब इसको ये कहें कि अगर किसी एक मास में, एक चंद्र मास में अगर 3 ग्रहण होते हैं तो उन ग्रहणों से हमारा आत्मिक, सात्विक और उसका जो प्रभाव धरती पे पड़ रहा होता है लगन पे, ये तीनों प्रभावित हो जाते हैं। वो नेचुरल वेव्स हमारे पास नहीं आती है। और 1 महीना जब इस चीज को मिलता है तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर माने तो 21 दिन से लेके 42-43 दिन का एक समय होता है जब किसी चीज का पनपना, जन्म लेना, नया म्यूटेशंस बनाना होता है। तो लास्ट अगर देखें तो ऐसी रिसर्च करें तो हमें हर वो साल पे जब ये कोरोना आया था, कोरोना का वायरस जो है, एक्चुअली तो इसको माना जाता है एक ताज। कोरोना का मतलब ये है एक ताज। इसके ताज के ऊपर जैसे इटालियन इजिप्ट में कोन्स निकले होते हैं, वो इसके सिंबॉलिकली उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। ये परिस्थितियां हमारे डीएनए के विषाणुओं से अजीब हैं, अलग हैं, इस वजह से ये पनपती है। और ये तब पनपी जब क्योंकि ये 3 ग्रहण, चंद्र ग्रहण 2 या सूर्य ग्रहण 1 मास में जब घटते हैं, इसमें एक ग्रहण ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता और 2 ग्रहण ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट प्रभाव धरती में पड़ता है। ये वो समय विषाणुओं को, डीएनए को मिल जाता है कि जब वो एक नया रूप ले सकते हैं। और 14 मई 2002 को ये पहले घटना घटी। अब उससे पहले भी अगर देखें तो जब सार्स आया, इस समय पे सार्स की उत्पत्ति हुई और यही घटना हमारे पास आकर के 2013 से 14 के बीच में फिर घटी। तब ये सार्स का वो विषाणु इस परिस्थिति में आकर के ये डबल हो गया, उसी ने अपना रूप बदल लिया। अब अगर इसको उसके बाद अब देखें कि अब धरती पे ये प्रभाव कैसे डाल रहा है, तो पिछले साल भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी कि एक चंद्रमास में 3 ग्रहण घटे लास्ट ईयर, तो भी इसने अपना प्रभाव, अपना रूप बदला। अगर एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपेक्ट से देखें तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का कारक एक ग्रह होता है, वो है राहु। राहु का मतलब है अनएक्सपेक्टेड चीजों को लाना, अनएक्सपेक्टेड चीजों को सामने करना। हमारी रिसर्च का कारक भी राहु होता है। तो वो परिस्थितियां इस ग्रह ने जब पैदा करी तो ये विषाणु अपने रूप बदल गया। इसको टेक्निकली डिजाइन किया गया 2000, एक्चुअली तो ये 2002 से चल रहा है जो प्रभाव इसका है। अब 2002 के बाद सार्स निकल के आया, 2014 में फिर निकल के आया, 2019 में फिर निकल के आया। तो ये प्रभाव वहीं से चल रहे हैं। इसको अगर हम दूसरी परिस्थितियों में देखें तो ये वो परिस्थितियां हमेशा इन्हीं डेट्स में मिलके आती हैं जब ये इसी विषाणु पे लैब्स में बायोलॉजिकल टेस्ट हुए और इसको चेंज किया गया। और इस समय परिस्थितियां जो पिछले साल बनी थी, जो पिछले प्रभाव से बनी थी, इन ग्रहण का प्रभाव भारत की अपेक्षा पूर्व देशों में ज्यादा दिखा, पश्चिमी देशों में ज्यादा दिखा। तो वहां पे इसने अपना प्रभाव बहुत तेजी से डाला, जिसके प्रभाव से उनको पहले इसका बहुत तेजी से असर हुआ। अब ये जो बाद में परेशानी हमें सितंबर के बाद से हमारा दोबारा से इसको प्रभाव आया, तो इन ग्रहण का प्रभाव भारत में
ज्यादा देखा गया, हमारे इन राज्यों में ज्यादा निकल के आया। अब ये उत्तरी भारत से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ेगा और सितंबर आते आते, सितंबर 2021 से मई 2022 तक इसने अपना प्रभाव दिखाना भी है और धीरे धीरे कम हो जाना है। इस समय जो परिस्थितियां अभी काबू में आएंगी वो सूर्य और शुक्र की वजह से आएंगी। सूर्य का प्रभाव हमें इस समय पॉजिटिव निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से ये इस महीने से लेकर के 14 जुलाई तक इसका प्रभाव हमें सूर्य बचा के रखेगा। उसके बाद शुक्र का प्रभाव इसमें से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये 14 जुलाई से लेकर के 12 सितंबर तक ये अपना पूर्ण विश्लेषण दोबारा से निकाल के लाएगा। जो इसका रूप बदल के आएगा वो ये रूप मार्च से बदला हुआ और इसके बाद ये रूप मई में, इस समय जो चल रहा है, इस समय भी ये एक नया रूप ले रहा है, जिसका प्रभाव हमें आने वाले 12 जुलाई के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। और ये शायद कह सकते हैं कि एक नए रूप का वायरस हमें सामने में देखने को मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर। अभी जब मैं रात के लेटता हूँ, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल आपके आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब क्या है कि जब मैं रात को लेटता हूँ तो हल्का अगर कपड़ा लेता हूँ कोई, तो सांस लेने में मुझे थोड़ा महसूस होता है और कोई तकलीफ नहीं है किसी तरह की। नहीं, जब लेटते हो तब होता है? सिर्फ जब लेटता हूँ और कपड़ा अगर लेता हूँ तो जब अगर मैंने कपड़ा ओढ़ लिया, हल्का सा कोई चादर ले लिया, तो तब मुझे थोड़ा सा महसूस होता है। बकाया मुझे चलने में, बैठने उठने में कोई थकावट, कोई किसी तरह की कोई चीज नहीं है। देखो एक्सरसाइज सर मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे अर्थराइटिस है, तो मैं घूम फिर बहुत ज्यादा नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, सुबह सुबह बैठ करके जितनी जो चीज हो सकती है हल्की फुल्की, वो मैं कर रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि जो आप पहले बात कर रहे हो कि कपड़ा ओढ़ के सोते हो, आप कपड़ा पूरी बॉडी पे ले सकते हो, सिर्फ और नाक और मुंह छोड़ दो, जिससे आपको अच्छे से हवा आती रहे। जी जी, उसको आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ठीक हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। जब नॉर्मल इंसान भी अगर कपड़ा लेगा, कई बार उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कई बार ये होता है कि अच्छे से सांस नहीं ले पाते अगर कपड़ा ओढ़ा हो पूरे नाक और मुंह में, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। तो जब कपड़ा पूरा कवर कर लोगे तो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके अंदर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप में छोड़ रहे हो बाहर, वो आपके चादर में आ जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको इनहेल करी जाओगे बार बार। तो कोशिश करें जब सोते हैं आप मुंह का कुछ हिस्सा जिसमें नाक और मुंह है वो खुला छोड़ दें कि आप अच्छे से सांस ले पाए। और कोई साथी कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा राजीव जी। जी जी विकास जी। मैं तो ज्योतिषीय आंकलन से एक चीज कहना चाह रहा हूँ जी कि जो हमारा चेस्ट का भाग है वो चंद्र से प्रभावित है और जो वायु तत्व है वो गुरु ग्रह से प्रभावित है। अगर हम इन दोनों ग्रहों को अपनी कुंडली से एनालिसिस कर लें और इनकी उपाय रेमेडी करते रहे तो हमारी इम्यूनिटी लेवल तो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। सवाल इसी मेरा डॉक्टर साहब से भी है कि अभी आप कह रहे हैं कि मास्क जब हम लगाते हैं तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो हम री इनहेल करते हैं, तो कपड़ा लेते हैं, तो क्या ये मास्क के साथ भी ऐसी दिक्कत आती है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। 2 तरह के मास्क है, मैंने जो डाला हुआ है दोनों बताता हूँ। ये है N95 मास्क। N95 मास्क में छनियां बनी रहती हैं, छनियां जो होती है ना, एयर को बाहर जाने के लिए, एयर को अंदर आने के लिए भी एक प्रतिक्रिया रहती है और छोड़ने के लिए भी एक छोटी छोटी ना सील्स बनी होती हैं, छनियां कहती है ना, छनियां, जिसमें मतलब आप इसमें, हाँ, इसमें वो रहता है, फिल्टर लगा होगा, फिल्टर। हाँ, इसके कारण आपको हवा ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है ट्रिपल लेयर मास्क। ये जब ट्रिपल लेयर मास्क हम डालते हैं, इसमें 3 लेयर्स बनी हुई हैं, उसमें भी आप देखोगे बीच बीच में अगर माइक्रो लेवल पे हम जाते हैं, इसमें फिल्टर्स बने होते हैं, छन्नियां बनी होती हैं, आराम से हवा अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी छोड़ सकते हो। जो चादर ये लेते हैं या कोई कंबल लेते हैं, उसमें कोई जरा छन्नियां या कुछ ऐसा होता नहीं है, तो उसके कारण आप
जो छोड़ते हो आप अब हवा, वही आप इनहेल करते हो, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं होता है आप इनहेल कर पाओ, ये का। ठीक, थैंक यू।